हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कैसे चले, कैसे लागू किए गवर्नमेंट ने और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इस पे आज हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। एक पक्ष पे बोलेंगे, एक विपक्ष बताएंगे मिस हिफ्जा एंड मिस रुजदा जी। पहले हम हिफ्जा जी से बात करेंगे कि ये नई शिक्षा नीति क्या है और ये कैसे वर्क कर रही है और कैसे बेहतर साबित हो रही है। मिस हिफ्जा। मैं हिफ्जा परवीन आप सभी के समक्ष नई शिक्षा नीति के पक्ष में अपनी बात रखना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, जो डॉक्टर के कस्तूररंगन की अध्यक्षता पर हुई थी। लेकिन जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है वो सन 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के अंडर में हुई थी, जो कोटारी कमीशन के पर बेस्ड थी, जिसका स्ट्रक्चर 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर पर था। लेकिन 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें पहला स्टेज जो रहेगा वो फंडामेंटल स्टेज रहेगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो 3 इयर्स में ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। 3 इयर्स बच्चे इस प्ले ग्रुप में रहेंगे, जिसमें बच्चे को खेल कूद गेम एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को खिलाया जाएगा, जिससे बच्चों का स्कूल के प्रति अटैचमेंट हो जाए और बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहे। लेकिन वही जो 2 इयर्स है उसमें बच्चे का 1 और 2 क्लास में एडमिशन होगा, जिसमें NEP के थ्रू 1 और 2 क्लास में एग्ज़ाम नहीं होंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आता है, जिसमें बच्चे 3 से लेकर 5 तक की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे को नेशनल और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चे जो घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं वही स्कूल में भी वो लैंग्वेज आके बोले, जिससे टीचर से वो अपनी बात कह सकें। और फिर आता है उसके बाद मिडल स्टेज में बच्चे 6 से लेकर 8 तक की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें पहले जैसे 6 क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वैसे ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ 6 क्लास से बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी और उसके साथ साथ वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, जैसे बच्चे को डांसिंग और कारपेंटिंग या स्टिचिंग जिसमें भी इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो लेकर वो उसको सिखाया जाएगा। अब फिर उसमें एक साथ साथ एक इंडियन लैंग्वेज भी लेकर पढ़ेगा। अब आता है सेकेंडरी स्टेज में बच्चे 9 से लेकर 12 तक की क्लास पढ़ेंगे। उसमें जैसे 9 से स्ट्रीम होता है, उसमें नो स्ट्रीम है, वो बच्चे कोई भी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। अगर वो साइंस साइड का है तो वो साइंस साइड का है तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट या पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स के सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है। उसी प्रकार कॉमर्स के बच्चे बायो और आर्ट साइड के सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं। अब उसके साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी उसे सिखाई जाएगी। अब जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ यू वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रेन। अगर आप वास्तव में संसार में शांति देखना चाहते हैं तो पहले बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। पहले पुरानी शिक्षा नीति में क्या था कि ग्रेजुएशन 3 इयर्स के होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन 4 इयर्स के हो गए हैं। लेकिन पुरानी शिक्षा नीति में 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद ही बच्चों को स्टूडेंट को मार्कशीट मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में 4 ईयर अगर 1 ईयर में कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 1 ईयर्स कंप्लीट करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2nd ईयर्स कंप्लीट करता है तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3rd कंप्लीट करेगा तो डिग्री ग्रेजुएशन कहलाएगा। जैसे कि अगर वो 3rd ईयर्स में वो जॉब या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन उसको 2 ईयर्स का करने पड़ेंगे। अगर वहीं कोई स्टूडेंट 4 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 इयर्स का करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के। तो जैसा कि पहले बच्चों को हायर एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं जो भारत में ही अपने कैंपस खोलेंगी और जिससे बच्चे विदेश ना जाकर अपनी कंट्री में ही रह के अपनी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छा बताया। नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कैसे बेहतर साबित हो रही है, और उसके विपक्ष में हम रुजदा जी से बात करेंगे कि मतलब कि पुरानी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो बेस्ट थी कि ये बेस्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पे वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। मिस रुजदा।
कि हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विपक्ष में अपनी बात रखना चाहूँगी। जैसा कि 1968 में कोठारी कमीशन के तहत ये कहा गया कि शिक्षा पे हमें विशेष बल दिया गया है और इसका पैटर्न था 10+2+3 और जिसमें कोठारी कमीशन के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रीय आय शिक्षा पर 6% खर्च होगी, जिससे कि लेकिन करेंटली हम देखेंगे कि 3% ही खर्च हो पा रहा है उस पर, GDP 3% ही लग रहा है, लेकिन 6% तक जा ही नहीं पा रहा। फिर हम बात करते हैं, फिर हम एक तक ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 इसका पैटर्न है, जो कि पुरानी शिक्षा नीति का रिस्ट्रक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि 5वीं क्लास तक बच्चा जो है वो स्थानीय लैंग्वेज और जैसे कि लोकल लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज मतलब सिखाई जाएगी, जिससे ये होता है कि अगर कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता रहता है या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, तो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे कि महाराष्ट्र का एक बच्चा है, फिर वो केरला जाके शिफ्ट होता है, तो इसमें लोकल लैंग्वेज जो है बहुत समझने में दिक्कत आएगी। फिर हम मदर टंग की बात करते हैं, जैसे कि हिंदी हमारी भाषा है, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व भी है, लेकिन जहाँ देखा जाए इंग्लिश को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है वो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, जो कि इंटरनेशनल लेवल तक अगर बच्चा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इंटरनेशनल लोगों से भी इंटरेक्ट हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि बच्चों की नींव मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम बच्चों को नई भाषा ना सिखाकर हम बच्चा हायर एजुकेशन में जाके नई भाषा सीखेगा तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे कहते हैं ना कि नींव मजबूत होती है तो इमारत खड़ी होती है, वैसे ही बच्चे की उपजाऊ उम्र में ही उसे नई भाषा सीखनी चाहिए। तो इसमें इंग्लिश की प्रायोरिटी भी देनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब इसमें शामिल करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इसमें कि वोकेशनल सब्जेक्ट की बात की जा रही है। वोकेशनल सब्जेक्ट में जैसे कारपेंटर का काम और ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो क्या शिक्षकों की कमी नहीं होगी? इतने शिक्षक और सारे सब्जेक्ट के शिक्षक, वैसे भी भारत में हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी होती जा रही है। फिर हम देखते हैं आगे मेरा तर्क ये है कि जैसे कि ग्रेजुएशन में हम देखते हैं कि उसमें बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, उसमें फर्स्ट ईयर में उसे अगर वो करता है तो उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा, फिर तीसरे में डिग्री मिलेगी। तो इससे क्या हमें ये प्रमाणित हो रहा है कि अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या उसको जॉब मिल सकती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डिग्री की ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट के लिए, कि डिग्री होगी तो क्या ऐसे हो सकता है? और फिर हम देखेंगे ये भी, जैसे कि किसी विचारक का बहुत अच्छा ये कथन है कि आते हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदल दो, वैसे NEP के थ्रू भी हो रहा है। जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति पे क्या था कि शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा था। जैसे कि मेरा खुद का, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया तो पहले मैंने ईयर में किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ पे शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट बनाना, ना कि PG का मतलब होता है कि हम मास्टर डिग्री ले रहे हैं उसमें, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि असाइनमेंट बनाते हैं हम और फिर एग्ज़ाम भी देते हैं। तो इसमें इंटरव्यू सेशन क्यों नहीं रखा जाता? कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं सिखाई जाती है? जब हम पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री जब हम लोग हासिल कर रहे हैं, तो क्यों हम कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जा रही है? तो मेरा विपक्ष यही था कि मतलब इसमें बहुत कमियां हैं, जिसमें शिक्षा पे जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन में जो है बच्चा पढ़ रहा है और उसे जैसे कि सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी, तो इसमें क्या संभावना बच्चे की छोड़ने की ज़्यादा है कि बच्चा बीच में सिर्फ स्किप कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे तो मतलब शिक्षा पे कहता है कि डिस्ट्रैक्शन है कि वो छोड़ भी सकता है और इसमें एकदम विशेष बल नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हिफ्जा जी और मिस रुद्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ।